दुकानदार 10 गुना भी वसूलता है। तो आपने 150 खर्च किए हैं तो इसको वसूल कर जाना, अगर किए हैं। ये टिकट मिला होगा। नए व्यक्ति को थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, सर आरसीएम को एक कहो मीटिंग फ्री किया करें ना। ये फ्री हो सकती है मीटिंग, हम कर सकते हैं। हमें आरसीएम इतना पैसा देता है कि हम ये मीटिंग फ्री कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये टिकट क्यों ली जाती है? जब तक आदमी की जेब से पैसा नहीं लगता वो सीरियस नहीं होता। आपने कभी अपने टाइम पे फिल्में देखी होंगी? फिल्में तो अगर आप 5 दोस्त फिल्में देखने जाते हो एक साथ, तो सारे लोग अपना अपना टिकट अलग अलग लेते हैं। क्या बोला जाता है? इस बार सबकी तू ले, अगली बार मैं ले लूंगा, क्यों सब टाइम खराब करें। तो अब जिसने सबकी टिकट ली उसको दे देना, वो कितना सीरियस रहता है फिल्म के प्रति, क्योंकि अभी सबकी जेब का पैसा उसकी जेब से लगा है। तो आपसे ये टिकट इसलिए ली जाती है कि आप सीरियस रहो, और एक भी लाइन अगर आपने इस सिस्टम की समझ ली तो आने वाली 7 पीढ़ियों में आपके गरीब परिवार में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। ये तो मैंने इसलिए कहा था कि एक तो हम बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल को थोड़ा बंद रखें, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है। हमारे भी डायरेक्टर हैं इस बड़े स्कूल के, और भी टीचर भी हैं। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता होना चाहिए। लेकिन अगर आप जिंदगी में अच्छे स्टूडेंट नहीं बने तो आप अजीबोगरीब टीचर बन जाओगे। यू नो अजीबोगरीब टीचर, समझे थोड़ा? एक लड़का था, क्लास में लेट पहुंचता था, तब तक वो टीचर आधी पीरियड पढ़ा चुके होते थे, और जाने के बाद भी वो टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनता था, वो आपस में बात करता था जैसे मीटिंग में कुछ लोग बात करते हैं। तो अब उसने कभी टीचर की बात तो ध्यान से सुनी नहीं, तो उसको नॉलेज तो ज़्यादा था नहीं। लेकिन एक दिन योग से वही लड़का टीचर बन गया, क्योंकि भारत में ले दे के सब कुछ संभव है। अब वो जब पहले दिन क्लास में आया, सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो उसने कहा, बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दो। बच्चों ने कहा, पूछिए सर। बोले, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? आप में से कोई बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? कि ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है तो इससे उम्र का क्या लेना देना? और उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बता सकता हूं आपकी उम्र। तो टीचर ने कहा, बताओ। तो वो लड़का बोलता है, सर आप 40 साल के हो। तो टीचर बड़े खुश हुए, बोले वेरी गुड, और बेटा तुम कैसे जानते हो मैं 40 साल का ही हूं? उसने कहा, सर मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र 20 साल है, आधा पागल है। आप समझ गए? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए यहां हैं। मेरा नाम दिनेश चौधरी है, मेरा आपके पड़ोस राज्य यूपी मुरादाबाद में जन्म हुआ। मैंने आरसीएम में काम किया, एमपी रतलाम में, और अभी मैं आया हूं उदयपुर राजस्थान से। तो थोड़ा ये इंट्रोडक्शन कंफ्यूजन नहीं हो गया? जन्म यूपी, कर्म एमपी, और आया हूं अभी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बेटा, क्योंकि आदमी की 2 ही इंट्रोडक्शन होती है, कर्म भूमि और जन्म भूमि, यही रहता है। लेकिन एक तीसरी भूमि है जो दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिसका नाम आरसीएम है, वो होती है एंजॉय भूमि। क्या होती है? एंजॉय भूमि, जहां आनंद लिया जाता है। तो मैं अभी 1 साल से उदयपुर रहता हूं, वहां मेरा कोई काम नहीं है, वहां केवल मैं आनंद के लिए रहता हूं, क्योंकि वो रहने के आनंद की सिटी है। जब मेरा जन्म हुआ, मैं लगभग 6.5 साल का था। मेरे फादर को पॉलिटिक्स का बहुत शौक था, मतलब इतना शौक था कि उन्होंने अपनी खेती गेहूं काटने के बाद, गेहूं भीग गए बारिश में, लेकिन वो प्रधान बनने के लिए लखनऊ ही बैठे रहे। एक वोट से हार गए थे, लेकिन लखनऊ से वापस जीत कर आए। जब वोटिंग हुई तो एक वोट से हार गए, वो वापस चले गए लखनऊ कि गड़बड़ हुई है, वापस चेक किया जाए, रीचेक किया जाए। तो रीचेक में भी आना तो एक कमी था, पर वो करके पूरा ले आए। मतलब इतना शौक था उनको राजनीति का। यू नो प्रधान, शायद बिहार में मुखिया बोलते हैं, है ना? मुखिया पद बराबर है, लैंग्वेज डिफरेंट है। यू नो मुखिया, मुखिया मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री।
हाँ, मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री, वो किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता, आदेश करता है। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं 6.5 साल का था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि चलो अभी स्कूल चला जाए, क्योंकि उस समय बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे गाँवों में, 5-6 साल की उम्र में भेजते थे। आजकल तो फैशन बन गई, शायद 4 साल, 3 साल, 2.5 साल, अभी तो सुना है 2 साल में प्ले स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को। मेरा ऐसा मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, वो उसके खेलने कूदने की उम्र होती है, उसका मानसिक विकास भी रुकता है, शारीरिक विकास भी रुकता है। मेरा पोता जब 5 साल का हो गया तब मैंने उसका एडमिशन होने दिया, 1 साल पहले, अभी वो 6 साल का हो गया। तो उसके माता पिता मेरे से बड़े नाराज हुए, उन्होंने मेरे को कहा आप नहीं जानते, आपके ज़माने में पढ़ाई नहीं चाहिए थी, आज के ज़माने में बगैर पढ़ाई के काम ही नहीं चलता। मैंने उनको एक ही लाइन में जवाब दिया कि बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? ये कितना भी बड़ा प्रोफेसर बन जाए, ये कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये मेरी बराबर पैसा कमा ही नहीं सकता। अभी वो 6 साल का है, जॉब में कब लगेगा? लगा भी तो लगभग 20 साल बाद, और लगा भी तो पहले दिन कितने सैलरी पे लग सकता है? 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख। तो मैंने कहा जब ये 20 साल बाद 1 लाख की सैलरी पे लगेगा, तो करंट में मैं हर महीने 1 लाख तो भारत सरकार को इनकम टैक्स देता हूँ करंट में, तो ये मेरी बराबर कैसे करेगा? जो भी रहा, तो मेरे फादर स्कूल ले गए। तो यहाँ उस समय के लोग होंगे, पहले स्कूल में प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, हेड मास्टर हुआ करते थे। तो मेरे फादर ने जाके कहा ये मेरा बच्चा है, इसको पढ़ाओ, पढ़ने में ठीक हो तो इसको हर साल क्लास चेंज कराना, पढ़ने में कमज़ोर हो तो इसको 1 साल उसी क्लास में और रख के फिर आगे भेजना। और अगली लाइन उन्होंने बोली, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। समझ गए आप? उनका कहने का मतलब था स्कूल पढ़े ना पढ़े, ये बच्चा पढ़ना चाहिए। उस लाइन का अर्थ ही ये था इंट्रोडक्शन का। तो हेड मास्टर साहब ने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। हो सकता है मेरे पिताजी की बात उनको अच्छी लगी हो, और 18 साल के बाद उन्होंने गांव में खबर भिजवाई किसी आदमी के थ्रू कि मुखिया जी को भेजना, सरपंच जो मुखिया है, प्रधान, उनको भेजना। मेरे पिताजी को बुलाया गया और मेरे पिताजी से हेड मास्टर साहब ने कहा या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहाँ से ले जाएं। आपको तो हंसी आई, उस समय मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इनडायरेक्ट उनकी इंसल्ट थी। तो उन्होंने कहा हेड मास्टर साहब को तुम्हें स्कूल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इस नलायक को मैं ले जा रहा हूँ। और वहाँ मेरा पढ़ाई का करियर खत्म हो गया। घर जाके मेरी माँ को बोलते इसके भाग्य में भी खेती लिखी है। तो मेरी माँ ने कहा बेटा तू खेती कर पाएगा? यहाँ किसान होंगे कुछ, हार्ड वर्क है खेती, उसमें मजबूत आदमी चाहिए। तो अभी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन खा के ठीक हो गया। मैं पहले बहुत पतला दुबला था, मतलब इतना पतला दुबला था कि जब बहुत तेज हवाएं चलती थी तो मेरी माँ बाहर निकल के देखती थी बच्चा बाहर तो नहीं खेल रहा, और उसको दिखता था बाहर नहीं है तो उसको लगता कहीं सेफ है। तो मेरी माँ ने कहा बेटा खेती तो तुमसे होगी नहीं, तो क्या करोगे? कोई ऐसा काम तलाशो, ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें मेहनत कम हो लेकिन पैसे कितने भी थोड़े आए, लेकिन मेहनत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तुम कर नहीं सकते। तो मैं अपनी मार्कशीट लेके 6 साल तक यूपी गवर्नमेंट के पीछे घूमा, बहुत लोगों को दिखाई। बाद में एक अच्छे प्रोफेसर मेरे को मिले, तो उन्होंने मेरी मार्कशीट देख के कहा दिनेश कब से घूम रहे हो? मैंने कहा सर 6 साल हो गए और मेरे को आपको देख के लगता है आप सज्जन व्यक्ति हो, आप तो मेरा कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने मार्कशीट देख के कहा दिनेश इसको तुम ऐसी जगह रखो जो आज के बाद ये तुम्हें भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये किसी काम की है नहीं, इसमें ये ढूंढना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर आए हैं। मैंने माँ को कहा माँ जॉब तो नहीं मिल सकता। तो जैसे आप लोगों को अपने छोटे काम करने में शर्म आती है ना अपने एरिया में, तो मेरी माँ ने कहा तू काम यहाँ तो कर नहीं पाएगा, तेरे को शर्म महसूस होगी, तू शहर बदल ले या राज्य बदल ले। और मैं 1995 में MP चला गया, और मैं MP गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ इस बात का कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को जॉब दिया, और वो जॉब था 2075 रुपये जब मेरे को मिला। उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि जब मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं तो मेरे जो बॉस थे सीनियर, उनको कोई RCM का प्लान दिखा रहा था। किसको? बॉस को, मेरे बॉस को। तो बॉस ही होता है, उसके सामने आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो मेरे बॉस ने मेरे को ये भी नहीं कहा कि दिनेश तू भी समझ ले, ये भी नहीं कहा कि तू बैठ जा, एक बार मेरी तरफ देखा और फिर प्लान देखते रहे। 40 मिनट तक उस व्यक्ति ने RCM समझाया, और जब वो RCM समझा के चला गया तो मैंने मेरे बॉस को पूछा सर क्या है ये काम? तो उनका जवाब सुनना, दिनेश ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती। क्या जवाब था उनका पहला?
ये उन लोगों का काम है जिनमें अक्ल नहीं होती। दूसरा उनका जवाब था, ये उन लोगों का काम है जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा उनका जवाब था, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। चौथा उनका जवाब था, ये उन लोगों का काम है जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा उनका जवाब था, ये उन लोगों का काम है जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब उनका ये था, ये काम तू कर सकता है। समझ गए आप? मतलब उन्होंने आखिरी लाइन में ये सिद्ध कर दिया कि ये सारे गुण तेरे में पाए जाते हैं। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं आरसीएम आज ही शुरू करूंगा। और मैंने आरसीएम उसी समय शुरू किया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि 3 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए हैं। कौन? बॉस। जब वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको एक बात पूछी। मैंने कहा सर वो 5 बातें याद करो ना। ये आरसीएम किन लोगों का काम है? आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ये रियल घटना बता रहा हूं। उनकी आंख में आंसू आ गए। और ये मैं बताना नहीं चाहता था। ये बात मैंने इसलिए बताई, आज भी बहुत लोग आरसीएम के प्रति सीरियस नहीं है। आज भी बहुत लोग इसमें अपना टाइम पास कर रहे हैं। आज भी बहुत लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि 2-3 साल बाद कर लेंगे, 4 साल बाद कर लेंगे, अभी केवल सुन के आ जाओ, ज्वाइनिंग बाद में ले लेंगे, काम फिर स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने उनको कहा मन क्या वो 5 लाइनें याद करो, तो उन्होंने मेरे को आंख में आंसू आने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा शायद मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे सीनियर रहे हैं जॉब में, अभी रिटायर्ड होने वाले वो अगले साल। तो मैंने कहा सर सॉरी, मेरे से गलती होगी, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मेरे को उस समय दुख ज्यादा हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा नहीं दिनेश तुमने ठीक कहा है, जॉब में मैं तेरा एप्लाइन था, जॉब में मैं तेरा एप्लाइन था, लेकिन उन 5 लाइनों की वजह से आज आरसीएम में तू मेरा एप्लाइन है। तेरे और मेरे बीच में 17 साल का गैप है। मेरे को 21वां साल चल रहा है आरसीएम में। और उन्होंने कहा ये 17 साल का गैप कभी पूरा नहीं हो सकता। और आज तो ये बात तूने कही है, बड़े होके मेरे बच्चे पूछेंगे मेरे से, अभी वो छोटे हैं, वो पूछेंगे कि दिनेश चौधरी भी आरसीएम में और आप भी आरसीएम में हो, फिर ये बीच में इतना गैप क्यों? आप तो जॉब में उसके सीनियर थे, आरसीएम में वो आपका सीनियर कैसे हो गया? बोले शायद मैं बच्चों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। उस चीज का मेरे को दुख है कि बच्चे जब पूछेंगे तो मैं उनको क्या कहूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग आ ही गए हैं या कर रहे हैं तो सीरियस रहें, करना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा ही। यहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। बहुत लोग मेरे से बार बार प्रश्न पूछते हैं सर आरसीएम को करना क्यों चाहिए? हमारे इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं और टीचर हैं और भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और पैसे वाले भी लोग यहाँ होंगे। प्रश्न पैसे का नहीं है, आरसीएम क्यों करना चाहिए? आप जिस काम को भी कर रहे हो कभी ध्यान से सोचना कि आपका परिवार भी आपके साथ खुश है या नहीं। एक कड़वा सच है लेकिन है सच। आपकी इजाजत हो तो मैं कहूं इस भारत में 80% महिलाएं आज भी अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती हैं। ये कड़वा सच है। इच्छा से नहीं, मजबूरी में रहती है। रह क्यों रही है? भारत के संस्कारों में पली है। जब एक बच्ची की आप शादी करते हो तो देखना माता पिता बार बार एक ही बात बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो रहना वही है, बेटा कुछ भी हो रहना वही है, बेटा एडजस्ट करो, जिंदगी चलती है अप डाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहना वही है, बार बार बोला जाता है। इसलिए वो मजबूरी में रहती है। अगर शादी करते टाइम उसको ऑप्शन दे दिया जाता कि जब तक तुम्हें अच्छा लगे रहना और जब अच्छा नहीं लगे छोड़ के भाग आना। आपको क्या लगता है आप में 60% लोग आज सिंगल होते, 60% सिंगल होते। और ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूं? मैं भुक्तभोगी हूं, मैं उस दौर से गुजरा हूं। मेरी जब शादी हुई, जिसके साथ हुई, जब उसका जन्म हुआ जिस घर में, उस समय उसके घर में 3 कारें और बंगले थे। जब उसका जन्म हुआ 3 कारें और बंगले थे। इसका कारण उसके पिताजी थे। जब मेरी आंख खुली, मेरा जन्म हुआ, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी। इसका कारण हमारे पिताजी थे। अब हमारी शादी उस घर में कर दी, ये हमारे पिताजी की गलती थी। शादी हमेशा बराबरी में करनी चाहिए, क्योंकि अमीर ससुराल के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। अमीर ससुराल का फायदा क्या है? आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं। विनोद जी, अमीर ससुराल का क्या फायदा है? आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं। नुकसान क्या है?
उनकी बहन को कोई तकलीफ हो तो वो एक्स्ट्रा मदद करते हैं। समझते हैं आप? एक्स्ट्रा लाठी डंडा से, फिर वो पैसों से मदद नहीं करते, लाठी डंडा से, हाथ पैर से मदद करते हैं, वो एक्स्ट्रा मदद होती है। तो अमीर ससुराल का ये नुकसान है। तो कभी अमीर ससुराल अगर गलती से मिल भी जाए, जैसा हमें मिल गई गलती से, तो आपके ससुराल के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, फासला होना चाहिए 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। क्यों होना चाहिए? कभी उनकी बहन उनके भाई को कोई शिकायत करे तो आपको भागने का मौका तो मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने भविष्य देखते हुए राज्य बदल लिया। मेरी ससुराल है यूपी की और मैं शिफ्ट हो गया एमपी, अपनी ससुराल से 1500 किलोमीटर दूर। महीने में 20-22 दिन मेरी पत्नी मेरे को एक फिक्स कोटेशन सुनाती थी, फिक्स था। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। ये लाइन कभी पत्नी के मुंह से सुनना, बहुत सुकून मिलता है। कैसा लगता है अगर ये लाइन पत्नी आपको महीने में 20 बार कहे कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ? अच्छी लगती है ये लाइन? दर्द नहीं करती? क्यों बोलती थी? गलती उसकी नहीं थी। जब आदमी गरीबी से अमीरी की तरफ चलता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब आदमी अमीरी से गरीबी की तरफ जाता है तो उसको दुख होता है। तो मैं तो अपनी जिंदगी में खुश था, मैं नीचे से ऊपर चल रहा था। उसको तकलीफ थी क्योंकि वो उस घर से आके इस व्यक्ति के साथ रह रही थी। तो वो बार बार मेरे को एक ही बात बोलती थी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। तो मैं बोलता था, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? क्यों बोलती हो? ये जीवन है तुम्हारा। 2075 तुम्हारी सैलरी है, 700 रुपये तुम्हारा मकान का किराया है, लाइट का बिल है, बच्चे की फीस है, किराना है, दूध का खर्च है, ऑटो रिक्शा वाले की फीस है। आपके पास बचता क्या है 1 महीने के बाद? तो मैं एक ही बात बोलता था, कुछ अच्छा करेंगे। जिस दिन मेरे को आरसीएम मिला, मेरा पहला महीने का इनकम था 416। प्रोडक्ट कितने थे? जी, पैंट पीस। क्या बनाती थी कंपनी? कंपनी केवल पैंट पीस बनाती। तो लोग हमसे पूछते थे, सर शर्टों का क्या होगा? तो हम बोलते थे, अभी आप पैंट पहन के काम करो, क्योंकि शर्ट कंपनी अभी बनाती नहीं, जब बनाएगी तब पहनाएंगे। उस एक प्रोडक्ट से सफर स्टार्ट किया और एक ही प्रोडक्ट से 7वें महीने मैंने रॉयल्टी निकाला, एक ही प्रोडक्ट से। और रॉयल्टी का चेक था 7वें महीने 19,197। फिर कंपनी 3 प्रोडक्ट लाई, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का और पेस्ट। 3 प्रोडक्ट से मैंने ठीक 8 महीने बाद रॉयल्टी के टेक्निकल निकाला, 3 प्रोडक्ट से। 15वें महीने मेरा चेक था टीडीएस काट के 1,52,000, 3 प्रोडक्ट के साथ। और अगस्त 2007 मेरी ज्वाइनिंग के ठीक 5 साल बाद, अभी फरवरी में जाओगे ना कंपनी से, इतिहास पूछना मेरा, प्रोडक्ट हो गए 20। विनोद जी कितने? 20। और उस समय सबसे बड़ी पिन हुआ करती थी स्टार रूबी, ये सफायर, स्टार सफायर, ये सब अब बने हैं। उस समय कंपनी के पास आखिरी पिन थी स्टार रूबी। ठीक 5 साल बाद मैंने 20 प्रोडक्ट से स्टार रूबी का पिन निकाला, 20 प्रोडक्ट से। और ये कब? 2007। 2007 में जो मेरा चेक था टीडीएस काट के, वो था 7,80,000 का। ये बात है 2007 की, अभी 23 है। मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, एक प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, 3 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, 20 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है। तो आज आपको पता है आप किस पायदान पर खड़े हो? मेरा ओपन चैलेंज है बिहार को नहीं, इंडिया को, हर डिपो होल्डर को, हर पीयूसी होल्डर को और आप सारे सीनियर को। आज मेरे को कोई आरसीएम में एग्जैक्ट बताए अभी कितने प्रोडक्ट हैं, एग्जैक्ट फिगर चाहिए। कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की भरमार इतनी हो गई कि आपको याद नहीं है। और अगर रात याद करके आए होंगे, वो आंकड़ा सुबह बदल गया। और सुबह याद करोगे दिन में बदलेगा, और दिन में याद करोगे तो वो शाम को बदलेगा। यानी दिन में 4 बार नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी एक दिन के अंदर। तो आप किस जगह खड़े हो? क्या कर सकते हो? ये 1 महीने की नहीं, आज की आरसीएम उस जगह खड़ा है, ये 1 घंटे की इनकम ले सकते हो अभी करंट में आप आरसीएम आज उस जगह। लेकिन हम भारत के लोगों का पता है नेचर क्या है? जब तक तकलीफ ज्यादा नहीं आती हम काम नहीं करते। हम भारत के लोग इच्छा में काम नहीं करते, हम हमेशा मजबूरियों में काम करना पसंद करते हैं। इच्छा में हम काम करते ही नहीं, क्योंकि जब हमें पता है काम तो चल ही रहा है तो सोचते हैं इसकी अभी इतनी सख्त आवश्यकता कहां है, क्योंकि हमें भविष्य की चिंता नहीं है और भविष्य का अनुमान नहीं है। मैं आज आपको बताऊं, आज जो 20 रुपए की आपकी वैल्यू है ना, वो कुछ टाइम पहले 2 की थी। जो आज आप 20,000 है, 10 साल बाद 20,000 की वैल्यू 20 रुपए के बराबर रहेगी। 10 साल बाद
लेकिन हम क्या कहेंगे, उसी समय देख लेंगे, उस समय कर लेंगे आरसीएम, अभी क्या जरूरत है। तो आपको उस समय करने कौन देगा? इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली, इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है आपको इसमें जगह मिलेगी? हमारी लाइफ कैसी होगी समझे, और कैसी होने वाली है। मैं बताऊं आप क्यों सीरियस नहीं हूं आरसीएम के प्रति। एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया, बहुत पुरानी बात है। तो शहर में आपको पता है सफेद रंग का कुत्ता पालते हैं, छोटा सा। तो जब मैं उसके घर पहुंचा तो घर के सारे लोग टीवी देख रहे थे, सीरियल चल रहा था सास भी कभी बहू थी। तो सारे लोग टीवी देख रहे थे, वो कुत्ता भी टीवी ही देख रहा था। कुछ बेड पे थे, कुछ सोफे पे थे, कुछ कुर्सी पे थे। जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त ने मेरे को इशारा किया, कैसे आए हो? तो मैंने कहा सब डिस्टर्ब होगा, तो मैंने उसको कहा नो प्रॉब्लम, तुम देखो। मैं भी बैठ गया एक तरफ। टीवी चलते चलते मैं क्या देखता हूं, उस सोफे पे 2 लोग बैठे थे और उस कोने में वो सफेद छोटा कुत्ता बैठा था। तो हर 4-5 मिनट बाद वो कुत्ता आवाज करता था। जैसे 5 मिनट हुए चू, जैसे 4-5 मिनट हुए चू। तो मेरा ध्यान भंग हुआ और उनका किसी का ध्यान भंग नहीं रहा। तो जब सीरियल खत्म हुआ तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा, इसको बीमारी है? बोला नहीं। इसकी आदत है? नहीं। मैंने कहा जब तुम सब टीवी देख रहे थे, ये भी टीवी देख रहा था, तो ये बीच में चू चू क्यों करता है? तो उस दोस्त ने कहा कि ये जिस जगह कोने में बैठा है, उस कोने में एक छोटी सी कील निकल रही है। वो कील जब इसको चुभती है तो इसको दर्द होता है, और दर्द होता है तो इसकी चू निकल जाती है। तो मैंने कहा जब इसको दर्द होता है तो ये वहां से उठता क्यों नहीं? तो उसने कहा दर्द तो हो रहा है, पर अभी इतना ज्यादा नहीं है कि इसको इमरजेंसी में उठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हम सबकी जिंदगी में चुभन है, इसीलिए आए। चुभन तो है, पर वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इमरजेंसी में इसको करना पड़े। क्योंकि जब शाम को दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है तो हमें क्या लगता है, तकलीफ तो है पर काम तो चल ही रहा है। अभी तो ये कील चुभ रही है। 10 साल बाद जिस तरह देश चेंज हो रहा है, डिजिटल में जा रहा है, 10 साल बाद ये कील नहीं, ये बहुत बड़ा कीला चुभेगा, और उस समय आप सहन नहीं कर पाओगे। अभी ये बात चल रही थी ना, हमारे बीच कुछ लोग हैं जॉब वाले, अभी जो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को इस भारत के सबसे बड़े उसमें एडमिशन होना ही अपने आप में गर्व की बात है। ये बड़ी बात है। अभी हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी जैसे हमारे अब्रॉड ने कहा कि दोस्तों ने कहा ये तुम्हारा अच्छे जॉब की उम्र है, कहाँ इसमें पढ़ गए। हम अपने बच्चों को पढ़ा तो ईमानदारी की बात यह है कि जॉब के लिए रहे, लेकिन जॉब की स्थिति आने वाले टाइम में क्या होगी, जॉब को डिजिटल दुनिया छीन लेगी। जब हम 50 करोड़ थे भारत में, जॉब ज्यादा थे। ये हमारे गांव के लोग बैठे, पहले 8वीं पास वाले को ढूंढते थे आर्मी के लिए कि कैसे भी, और वो छूट जाता था गांव में कि नहीं जाना। 50 करोड़ थे तो जॉब ज्यादा थे, लोग कम थे। 70 करोड़ हुए, जॉब कम हुई। 100 करोड़ हुए, जॉब और कम हो गई। अभी हम 140 करोड़ हैं, जॉब और कम हो गई। तो हम प्रोग्रेस पर हैं। क्या लगता है 10 साल बाद 100 करोड़ हो जाएंगे वापस? नहीं, 200 करोड़ 200 करोड़ हो जाएंगे। तो जॉब तो छीनते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, तो जॉब मिलेगा कहां से? एक आरसीएम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। अभी वीर कुंवर सिंह जी की बात आई, मैंने सुना नीचे से, पहली बार मैंने सुना उनके बारे में, यहीं से थे वो। 80 साल की उम्र में आपको राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए उन्होंने यहां गोली खाई। क्या काम था उनको आपको राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए? जानते हैं आप लगभग सभी उनका नाम जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से अपने दादाजी के दादाजी का नाम कितने लोग जानते हैं? दादाजी के दादाजी का बोलो हाथ खड़ा कर। हम जानते हैं। मैं खड़े होकर पूछूंगा आपसे, खड़ा कर सकता हूं मैं आपको, ध्यान से हाथ खड़ा कर। लगभग 10 हाथ ऊपर है, और ये बात फैक्ट है। मैं भी नहीं जानता, मैं दादाजी के पिताजी का जानता हूं, मेरे परदादाजी तक का, लेकिन मैं दादाजी के दादाजी का नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, 10 लोग जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दादाजी के पिताजी का, कोई भी हाथ नहीं उठा। अब प्रश्न आता है, भगत सिंह जी का नाम कितने लोग जानते हैं? महात्मा गांधी जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तीनों आपके रिश्तेदारी में आते हैं? नहीं। जिसकी वजह से आप इस सुनहरी दुनिया को देख रहे हो,
उसका नाम आप भूल गए। ऐसा ऐसे करो। और जो आपका कुछ नहीं लगता उसका नाम आपको याद है। उसका एक ही कारण है कि आपके दादाजी के दादाजी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आप उनको याद रखते। भगत सिंह जी ने ऐसा कुछ किया है जिससे आप उनको याद रखते। तो अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, क्या आप भी चाहते हो आपकी 5वीं पीढ़ी आपको भूल जाए जिस तरह आप भूल गए? नो नो। अगर आप चाहते हो आपकी आने वाली 15वीं पीढ़ी भी आपको याद रखे तो फिर आपको आरसीएम करना चाहिए। फिर आपको आरसीएम करना चाहिए। अभी यहां से कोई सीनियर कह रहे थे आरसीएम भारी काम नहीं है। क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, मुस्कुराओ, है ना? थैंक्स देना चाहिए उस गॉड को।